नमस्कार बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारा चैप्टर था बच्चों, वो चैप्टर था राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर में हम उससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे नगर एवं व्यापार की स्थिति कैसी थी। नगर एवं व्यापार में जानेंगे नए नगर। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र में अनेक नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में से अधिकतर महाजनपदों की राजधानियां थे, अर्थात जिन नए नगरों का उदय हुआ वो ज़्यादातर जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद आप पढ़कर आए अभी पीछे, तो उनकी ज़्यादातर बच्चों को राजधानियाँ थी। तो आमतौर पर सभी नगर संचार मार्गों के किनारे अवस्थित थे, अर्थात ज़्यादातर नगर ऐसी जगह बसे थे जहाँ पर संचार के साधनों का पूरी तरह से उपलब्ध हो, अर्थात संचार के साधन जहाँ पर उपलब्ध थे वहाँ पर नगरों का विकास हो। यद्यपि पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारों में भी अवस्थित थे, अर्थात तो बसे हुए थे, जबकि उज्जैनी भूतल मार्गों के किनारे अवस्थित थे। इसके अलावा पुहार जैसे समुद्र तट पर स्थित नगर भी थे, जहाँ से समुद्री मार्गों का सूत्रपात हुआ। वहीं मथुरा जैसे कुछ शहर सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र थे, अर्थात मथुरा जैसे ऐसे राज्य भी थे बच्चों जहाँ पर सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा इसके साथ साथ व्यावसायिक अर्थात व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती रहती थी। आगे जानेंगे नगरीय जनसंख्या और संभ्रांत वर्ग, अर्थात एक ऐसा वर्ग जो संपन्न था। इसके साथ साथ जानेंगे हम शिल्पकार के बारे में भी। तो शासक वर्ग का राजा किलेबंद नगरों में निवास करते थे। क्या था बच्चों, जो राजा थे वो कहाँ पर निवास करते थे? ऐसे नगरों में निवास करते थे जो चारों तरफ से बंद होते थे, किलेबंदी जिनकी होती थी। इनका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था बच्चों, अर्थात ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे शासक वर्ग, राजा महाराजा और उनके महत्वपूर्ण पदाधिकारी। लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक खुदाई में जो धातुओं और विभिन्न पदार्थों की वस्तुएं, आभूषण, मोहरे, सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो खुदाई हुई है बच्चों, पहले बताया था हमने कि हमें इतिहास की जानकारी अपनी खुदाई से भी प्राप्त होती है। जो पुरातात्विक विभाग है उसका कार्य यही होता है। तो उनसे जो प्राप्त हुए हैं बच्चों, आभूषण हुए, वस्तुएं, मोहरे हुए, सिक्के प्राप्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि उच्च वर्ग अर्थात धनी वर्ग के बारे में कि समाज में उनका स्थान उच्च था, ऊंचा था। इसके साथ साथ उससे यह भी ज्ञात होता है कि समाज में बच्चों वर्ग भेद था, उच्च और निम्न वर्ग का भेद आपस में था। वहीं मिट्टी के खिलौनों तथा दैनिक उपयोग की वस्तु से ज्ञात होता है कि इनका प्रयोग साधारण जनता करती थी। तो बच्चों हमें वहाँ से मिले अवशेषों से ये भी ज्ञात होता है कि वहाँ के लोग धनी वर्ग के साथ साथ गरीब तबके के लोग भी निवास करते थे। संभ्रांत वर्ग के अनेक अभिलेखों से उनके दान का उल्लेख मिलता है, अर्थात जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि धनी वर्ग के लोग जो है वो दान भी किया करते होंगे। उत्पादन के नियंत्रणकर्ता थे, अतः ये इस परिस्थिति में थे कि दान कर सके। शिल्पकार अधिकांश शूद्र थे, इनका जीवन साधारण तथा आवश्यकताएं कम थी, अर्थात एक ऐसा वर्ग जो गरीब तबके का वर्ग था, शूद्र वर्ग और शिल्पकार वर्ग। इनका जीवन बच्चों कैसा था? कष्टमय था, साधारण जीवन व्यतीत करते थे और आवश्यकताएं भी उनके बच्चों कम थी। इसी क्रम में है शिल्प एवं श्रेणियाँ। इसके अलावा क्या था? कपड़े बनाने का शिल्प काफ़ी उन्नति कर चुका था, अर्थात कपड़ा बुनना बनाना ये कार्य भी उस समय लोग करते रहे होंगे। अमरकोश में कताई, बुनाई,
हथकरघा, धागे आदि का संदर्भ आया है। इससे ज्ञात होता है कि कपड़ा बनाने की जो कला में लोग निपुण थे। महीन कपड़ों का कालिदास के नाटकों में भी उल्लेख मिलता है। कुषाण काल में भारत में सिले हुए कपड़ों का प्रचलन हो चुका था। ऐसा ज्ञात होता है कि कुषाण काल में भारत में सिले हुए कपड़े भी बनते थे। कनिष्क बच्चों कुषाण काल का सबसे प्रतापी शासक था, आपने पीछे पढ़ा है। गुप्त काल में नालंदा, वैशाली स्थानों में श्रेष्ठियों, सातवाहों, प्रथम कुलीकों इत्यादि की मोहरे शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात वहाँ से प्राप्त जो मोहरे हैं उससे ज्ञात होता है कि उस वर्ग के लोग किस प्रकार का कार्य करते होंगे। बृहस्पति का कहना है कि नवीन श्रेणी के जन्म के समय सदस्यों को कुछ पूंजी जमा करके एक दूसरे में विश्वास व्यक्त करना पड़ता था। अपने अपने व्यवसाय के हितों के अतिरिक्त श्रेणियों को अन्य सामाजिक कार्य भी करने पड़ते थे। तो जो एक वर्ग था, श्रेणियाँ, वो क्या करते थे, सामाजिक कार्य करने का दायित्व उनके ऊपर होता था, लेकिन इसके साथ साथ अन्य कार्य भी करते थे, जैसे सभागृहों का निर्माण कराना, यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी की सुविधाओं को आश्रयशालाओं, जलाशयों, उद्यानों, मंदिरों इत्यादि का निर्माण कराने का कार्य भी किसका था बच्चों? जो वर्ग था, वो वर्ग, उस वर्ग के पास सामाजिक कार्य के साथ साथ ऐसे कार्य कराने का भी जिम्मेवारी थी। तो बृहस्पति जी के अनुसार ऐसा मानना है कि एक ऐसा जो वर्ग था वो था श्रेणियों का। अर्थ है इन श्रेणियों को अपना झंडा होता था और सिक्के भी चलाती थी। इस ग्रुप का, इस वर्ग का एक अपना झंडा था और अपने सिक्के भी होते थे बच्चों। तो कुमारगुप्त एवं बंधु वर्मन के मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों ने किस प्रकार 437 से 438 ईस्वी में एक भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। तो कुमारगुप्त गुप्त शासक हैं, बंधुवर्मन सूर्य मंदिर का निर्माण, उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और 473 से 74 में उसकी उन्होंने मरम्मत भी कराई। ये श्रेणियाँ बैंक का कार्य भी करती थी, अर्थात साहूकार का कार्य, पैसे का लेन देन का कार्य करना भी श्रेणियों का था। स्कंद गुप्त के इंदौर ताम्रपत्र से पता चलता है कि इंद्रपुर, आधुनिक इंदौर का ही प्राचीन जो नाम था इंद्रपुर था, वर्तमान में इंदौर है, के देवी विष्णु नामक ब्राह्मण ने इंद्रपुर के तेलियों की श्रेणियों के पास पूंजी जमा कराई थी, जिससे सूर्य मंदिर के दीपक की स्थायी रूप से देखरेख हो सके। अर्थात ऐसे उल्लेख, ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि लोग मंदिरों के लिए भी दान दिया करते होंगे। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार कैसा था? सातवाहन काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यापार की उन्नति थी। अर्थात आंतरिक और बाहरी व्यापार उन्नति के प्रगति पर शिखर पर था। पेरिप्लस टॉलमी ने भूगोल एवं सातवाहन लेख एवं मुद्राओं से तत्कालीन व्यापारिक प्रगति की सूचना मिलती है। देश के भीतर पैठन अर्थात प्रतिष्ठान, तगर, चुनार, करहाटक, नासिक, वैजयंती, धान्यकटक, विजयपुर इत्यादि ये क्या थे बच्चों? ये व्यापारिक नगरों थे, अर्थात जहाँ पर व्यापार भली प्रकार से फला फूला। भड़ोच पश्चिम भारत की सर्वप्रमुख मंडी थी। टालेमी इसे विशालतम पन्य नगर, मार्केट टाउन के नाम से भी कहते थे। यहाँ से उज्जैनी, प्रतिष्ठान, तगार व्यापारिक केंद्र को मार्ग जाते थे, अर्थात यहाँ से व्यापार किया जाता था। प्रतिष्ठान रोमन काल की प्रमुख मंडी थी। प्रतिष्ठान तथा धनाकटक दोनों में सातवाहनों की राजधानी थी एवं ये व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे।
भड़ोच के नीचे सोपारा स्थित था, जो कल्याण नगर का पत्तन था। कल्याण नगर का पत्तन था, यहाँ से व्यापार होता था। जलियान यहाँ पर ठहरते थे। पूर्वी दक्कन के प्रसिद्ध बंदरगाह कंटकोसील, कोंदूर, अल्लेसिंगे इत्यादि थे। पश्चिमी दक्कन में, अर्थात दक्कन में से दक्षिण में, पश्चिम से दक्षिण में बेरीगाजा, भड़ोच, सोपारा, कल्याण जैसे प्रमुख बंदरगाह स्थित थे। पर यहाँ से पश्चिमी देशों के जहाज आते जाते थे, अर्थात ये व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। पहली शताब्दी ईस्वी में एक युवक नाविक हिप्पोलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं के विषय में बताया। फलस्वरूप भारतीय व्यापारी अरब सागर से होकर पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों पर पहुंचने लगे। कहा जाता है कि हिप्पोलस की खोज के पूर्व जहां मिस्र के नगरों से पूर्व की ओर वर्ष के लगभग 20 जहाज जाते थे, वहीं उसके बाद औसतन एक जहाज जाने लगा। भारत का व्यापार किन किन देशों से होता था बच्चों? मिस्र, रोम, चीन, पूर्वी द्वीप आदि के साथ भारत का व्यापार होता था। गुप्त काल में दक्कन के रोम निवासी अपने रत्न, मलमल और विलासिता की सामग्रियां प्राप्त करते थे। उसके बदले मुंह मांगा सोना देते थे, अर्थात सोना, रत्न, आभूषण, मलमल, ये क्या थे? ये विनिमय के माध्यम थे। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में भारत किन किन वस्तुओं का निर्यात करता था? रेशमी कपड़े, मलमल, चीनी, इलायची, हीरे, मणिक, मोती इत्यादि इन वस्तुओं को भारत विदेशों को निर्यात करता था, भेजता था। यानी कि आयात की वस्तुओं में और भारत को विदेशों से क्या क्या मंगाना होता था? रोमन मदिरा, तांबा, रांगा, सीसा, दवाएं आदि भारत विदेशों से मंगाता था। यह व्यापार भारत के लिए लाभकारी था। पश्चिमी देशों के साथ साथ सातवाहन काल में श्रीलंका एवं पूर्वी द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा इत्यादि के साथ व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से होता था। तो श्रीलंका और पूर्वी द्वीपों से भी भारत का व्यापार था, वो जल मार्ग के माध्यम से होता था। श्रीलंका और स्वर्ण भूमि की यात्रा के लिए मुख्य बंदरगाह ताम्लुक यानी कि ताम्रलिप्ति था, जो पाटलिपुत्र से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा हुआ था। ताम्रलिप्ति से पूर्व द्वीपों को जाने वाले जहाज या तो बंगाल के तटवर्ती प्रदेश तथा बर्मा या सीधे बंगाल की खाड़ी होते हुए जाते थे। पूर्वी द्वीप सुगंधित मसालों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनकी प्रबल लालसा भारतीय व्यापारी को वहाँ खींच ले आए। अतः ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी तक भारत में सिक्कों की प्रचुरता देखने को मिली, अर्थात भारत में सिक्के पर्याप्त मात्रा में देखने को मिले। किस प्रकार के सिक्के देखने को मिले? तांबे के सिक्के पर्याप्त मात्रा में होते थे। इसके अलावा कांसे, शीशे एवं प्रोटीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इस बात की गवाह हैं कि व्यवसाय और वाणिज्य जो है वह उन्नत था। इन्हीं से लेन देन होता था सिक्कों के माध्यम से। कुषाण काल में भी भारत का व्यापार जो था विदेशों से वो अच्छा था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में माल विदेशों को भेजा जाता था, अर्थात विदेशों को निर्यात किया जाता था। उत्तर पश्चिम की ओर व्यापारिक मार्ग थे एवं पश्चिमी तट पर समुद्री मार्ग भी थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार लाभदायक था, अर्थात रोम के साथ भारत का व्यापार उच्च श्रेणी का था, उच्च कोटि का था। महान इतिहासकार मोहम्मद सन ने भारत की ओर से बहुत बड़ी मात्रा में सोने लाए जाने का उल्लेख किया है। तो भारत में उस समय सोना पर्याप्त मात्रा में था, जो भारत के आयात के मूल्य में देना पड़ता था। धन इतना अधिक आता था कि रोमन लेखक प्लिनी ने अपने देश से सोना निकल जाने का दुख प्रकट किया। बताया जाता है, क्या बताया है कि भारत से मंगाई गई मलमल को कई बार लपेटकर रोमन स्त्रियां
रोम के बाज़ारों में घूमती थी। वास्तव में ये नगर नैतिकता के लिए भय बन गई। अंत में विवश होकर यहाँ की सरकार ने भारत से मलमल का आयात बंद कर दिया। तो उच्च श्रेणी का मलमल भारत से रोमन साम्राज्य को जाता था। रोम के साथ व्यापार पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बंदरगाहों से किया जाता था। इन प्रदेशों में बड़ी संख्या में रोमन सिक्कों की प्राप्ति इस बात की पुष्टि करती है कि सिक्कों पर कुषाणों के सिक्कों का ही नहीं, वर्ण राजाओं के सिक्कों का भी प्रभाव पड़ा है। तो कुषाण काल के जो शासक हैं उन पर सिक्कों जो प्राप्त हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि उन सिक्कों पर केवल रोमन साम्राज्य के कुषाणों का ही नहीं बल्कि राजाओं का भी उन पर प्रभाव रहा है। भारत का चीन के साथ व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित प्रतीत होता है, अर्थात रोम और भारत एक दूसरे को वस्तुओं की अदला बदली या आयात निर्यात किया करते थे, जिससे वस्तुओं का जो है लेन देन होता था। क्योंकि न तो चीन के सिक्के भारत में और न ही भारत के सिक्के चीन में प्राप्त हुए हैं, अर्थात इससे यही ज्ञात होता है कि दोनों का जो व्यापार था वो एक दूसरे के जो सामान होता था उसके बदले से ही व्यापार होता था। गुप्त काल तक आते आते भारत उपमहाद्वीप और भारत के बाहर व्यापार तथा परिस्थितियों के कारण कम होना यह प्रमाणित करता है कि गुप्त काल में भारत के विदेशों से प्राप्त समृद्धि में कमी आई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत में कोई बहुत बड़ा उलटफेर गुप्त काल के व्यापार में हो गया हो, जैसा इतिहासकारों ने माना है। मालाबार तट केरल, इसके बारे में बच्चों दिया है कि कौन कौन सा सामान क्या किन वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, उसको आप पढ़ लेंगे। तो एक यूनानी यात्री जो है हिप्पोलस के अनुसार उन्होंने बताया है कि भारी मात्रा में काली मिर्च एवं दालचीनी खरीदने के लिए बाज़ारों में लगने वाले यानी कि विदेशी व्यापार जहाज़ों से भेजे जाते थे सामान, जिसमें काली मिर्च दाल मिर्च होती थी। यह तो एक भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन, शीशे आदि का आयात किया जाता था। इन बाज़ारों से रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, हीरे एवं काले नग, कछुए की खोपड़ी आदि का भी भारी मात्रा में बच्चों आयात किया जाता था, अर्थात इनको मंगाया जाता था। तमिलनाडु के कोडुमनाल में भी बहुमूल्य पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्यानों के मुताबिक ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों की इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। पेरिप्लस यूनानी शब्द जो है भाषा का शब्द है, अर्थात जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा, और एरिथियंस यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है बच्चों कि व्यापारिक जो था जलमार्ग के माध्यम से भी होता था। बहुत सारी सामान भारत विदेशों को भेजता था और कुछ सामानों का आयात अर्थात विदेशों से कुछ सामानों को मंगाता था। तो खुदाई से मिले कुछ सिक्कों की जानकारी प्राप्त हुई है। सिक्के और राजा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पुरातात्विक दृष्टि से प्राचीन भारत में सिक्कों का काल या आरंभ लगभग 500 ईसा पूर्व से माना जाता है। इन सिक्कों को कपार्षण कहा जाता था। अब तक भारत के विभिन्न स्थलों की खुदाई से जो आहत सिक्के मिले हैं वे मौर्य काल से पूर्व के नहीं हैं। ठीक, तो भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं, अर्थात जिन पर स्टैंप मोहर लगाकर दबाव द्वारा उन सिक्कों को तैयार किया जाता था। आहत सिक्के उनको कहा जाता रहा है। तो इन सिक्कों पर धातु की चपटी, चादरों के विभिन्न आकार एवं माप के काटकर अग्रभाग एवं बाद में पृष्ठभाग की विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित कर दिए जाते थे। अर्थात इन सिक्कों पर जो विभिन्न प्रकार के चित्र भी हमें देखने को मिले हैं। क्या क्या चित्र उनके मिले हैं उसमें से है आहत सिक्कों में प्राय 5 चिन्ह मिलते हैं, जिसमें सूर्य,
षटकोण साधारणतः रहते हैं, अर्थात सूर्य देव की पूजा की जाती रही होगी ऐसा मानना है, तो उस पर सूर्य देवता के भी चित्र अंकित हैं। पहाड़ी पर बैल, पहाड़ी पर खरगोश और तालाब में मछली इन आहत सिक्कों के अन्य चिन्ह हैं। इस प्रकार के चिन्ह भी वहाँ पर देखने को मिले हैं। द वंडर ऑफ दैट वाज इंडिया में A.M. वासम ने लिखा है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आयताकार एवं वृत्ताकार धातु के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता होगा, अर्थात या तो आयताकार होंगे या वृत्ताकार गोल आकार के भी सिक्के उस समय प्राप्त हुए हैं। इनकी एक निश्चित तौल होती थी एवं इन पर अनेक प्रकार के चिन्ह जैसे सूर्य, पर्वत, वृक्ष, मानव, खरगोश, कुत्ता, बिच्छू, सांप, हाथी, सांड तथा वृक्ष आदि की शाखाएं आदि ठप्पा मारकर उत्कीर्ण की जाती थी। अर्थात एक विशेष प्रकार का ठप्पा होता था जिस पर जब उस ठप्पे को उस धातु पर लगाते थे दबाव डालकर, तो उसमें ये चित्र अंकित होते थे बच्चों। तो उसमें या तो सूर्य या वृक्ष या सांप या बिच्छू, जो विभिन्न प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों से, तो ऐसा ज्ञात होता है कि इस प्रकार के चिन्ह उन सिक्कों पर होंगे जो आहत सिक्के कहलाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पन एवं मास्क नामक 2 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख भी मिलता है बच्चों। तो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, उन्होंने भी 2 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया है, पर्ण और मास्क। ठीक, इन सिक्कों को पन यानी कि चांदी सिल्वर का और मापक तांबे के ब्रोंज के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों को अर्धा यानी कि 1/2, चौथाई 1/4 तथा 1/8 भाग का भी लेन देन में प्रचलन था। काकनी तांबे की सिक्के का 1/4 भाग होता था। अब जब भारत सिकंदर का आगमन भारत में होता है या आक्रमण उसने किया, तो उत्तरी भारत में विनिमय के रूप में यूनानी ढंग से सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। अब सिक्कों का रूप निरंतर बच्चों बदलता चला गया। सेफलाइट्स तथा सोभूति के सिक्के यूनानी किस्म के हैं। इन सिक्कों में के अग्रभाग में राजा का सिरप एवं उस पर टोप स्थित के सिक्कों के पार्श्व भाग में मुर्गा एवं अन्य सिक्कों पर उल्लू की आकृति उत्कीर्ण है। तो सिकंदर के भारत आगमन के समय, आक्रमण के समय कुछ सिक्कों में यूनानी ढंग से परिवर्तन हुआ और उनमें मुर्गा या उल्लू आदि की आकृति छपने लगी। इंडो ग्रीक नरेशों के ट्रेक्म सिक्कों का वजन 67.2 ग्रेन था। अफगानिस्तान में इसी कोटि के सिक्के चलते थे, परंतु भारत में इंडो ग्रीक राजाओं ने 152 ग्रेन, 38 ग्रेन वजन के सिक्कों का प्रचलन किया। डिमेट्रियस यूनानी सम्राट था जिसने यूनानी मुद्रा में कतिपय भारतीय तत्वों को स्थान दिया। उसने तांबे के कुछ वर्गाकार सिक्कों का प्रारंभ किया। आठ सिक्कों के आकार से मिलते जुलते थे। उसने द्विलिपिक और द्विभाषिक सिक्कों का भी प्रचलन किया, अर्थात 2 भाषाओं में इन सिक्कों को उसने छापना प्रारंभ किया। इसमें अग्रभाग में यूनानी लिपि में राजा का नाम एवं उपाधि एवं पृष्ठभाग में खरोष्ठी एवं प्राकृत भाषा में लेख लिखे होते थे। कपीसा को नगर देवी या लक्ष्मी के चित्र एवं इस उनके नाम के सिक्के जारी किए। इंडो ग्रीक काल में सर्वाधिक प्रचलन में 3 ड्रैम्स का सिक्का था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं माध्यम से पश्चिमी देशों में भारत का व्यापार होता था। तो विभिन्न राजाओं के शासनकाल में भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, प्रोटीन का सिक्का, सीसा आदि के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिनका अलग अलग वजन दर्शाया गया है। तो भारत में सर्वोत्तम किस्म के चांदी के सिक्कों का प्रवर्तन किया गया। दक्षिण पथ, गुजरात एवं मालवा आदि में प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्कों का चलन कुषाण राजाओं ने, अर्थात कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम
सोने के सिक्कों को चलाया। कुषाणों के सोने के सिक्कों का वजन 123.2 ग्रेन था, जबकि तांबे के सिक्का का वजन 240 से 250 ग्रेन था। इस कालावधि में कुषाण काल के छोटे पैमाने पर वस्तु विनिमय ताम्र सहायता से संपन्न होता था। तो इस प्रकार कुषाण शासकों ने चांदी के सिक्के नहीं बल्कि सोने के सिक्कों का चलन किया था, सोने के सिक्के। उसके बाद है गुप्तकालीन सिक्के, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। गुप्तकालीन में चंद्रगुप्त प्रथम के समय में चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, अर्थात गुप्त काल में लगभग 25 से 26 सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के समय की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं बच्चों, जिसमें गरुड़, धनुधारी, परशुक, अश्वमेध, व्याघ्रहण, वीणा वादन आदि प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो समुद्रगुप्त जो है संगीत का प्रेमी था, इसलिए उनके सिक्कों पर उनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के, चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण तथा चांदी के सिक्के तथा तांबे के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राएं धनुधारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, प्रयक प्रकार, सिंहधनता प्रकार और अश्वारोही प्रकार की थी। चांदी के सिक्कों के मुख भाग पर वक्ष तक राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर गरुड़ की आकृति प्राप्त होती है, अर्थात आधा हिस्सा राजा का फ्रंट पर और पीछे गरुड़ की मूर्ति उससे प्राप्त हुई है। इस पृष्ठ पर भाग पर 2 भिन्न भिन्न प्रकार के लेख प्राप्त हुए। तांबे के सिक्के विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। इन सिक्कों पर अग्रभाग पर श्री विक्रम तथा श्री चंद्र एवं पृष्ठ भाग पर गरुड़ आदि की आकृति मिलती है बच्चों। इसके अलावा कुमारगुप्त के शासनकाल में अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रहीनता प्रकार, अश्वरोही प्रकार, धनुधरी प्रकार और गजारोही प्रकार, कार्तिकेय प्रकार आदि के सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा स्कंदगुप्त आर्य लेखों में स्कंदगुप्त के स्वर्ण एवं रजत के सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग पर धनुष बांध लिए राजा की आकृति, पृष्ठ भाग पर पद्मासन में बैठी विराजमान लक्ष्मी के चित्र भी अंकित हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है गुप्तकालीन सिक्का बच्चों। तो रजत सिक्कों पर मुख भाग में राजा का हाफ चित्र, आधा चित्र होता था। बैक में गरुड़ या नंदी आदि की चित्र अंकित होते थे। इनके ऊपर स्कंदगुप्त की उपाधियाँ, परम भागवत, विक्रमादित्य आदि भी लिखी होती थी बच्चों। इसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए उसके समय में सिक्कों की दिशा में मिलावट आती चली गई। उनके बाद जो राजा हुए, जो गद्दी पर बैठे स्कंदगुप्त के बाद उन्होंने सिक्के बनवाए, वो कैसे थे? सोना चांदी के साथ साथ उसमें कुछ न कुछ मिलावट भी होती थी, अर्थात सिक्के अब मात्र सोने के नहीं रह गए थे। इससे प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था वहाँ पर गतिशील नहीं रही, जो गुप्त काल के पूर्व में थी। रोमन साम्राज्य के पतन से भारत के व्यापार पर असर पड़ा। यद्यपि इस काल के सिक्के अभिलेख और ग्रंथों में मिलते हैं, हालांकि यह हो सकता है कि सिक्के तो प्रचलन में हों लेकिन उनका संग्रह नहीं किया गया हो, अर्थात उससे बाद के सिक्के हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज का ये जो टॉपिक है समाप्त हो गया है, थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन आप इसको 2-3 बार ध्यान से अध्ययन करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि आपने जाना कि हमारा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार किस प्रकार का था और गुप्त काल में सिक्कों का प्रचलन कैसा था, गुप्त काल से पूर्व किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था, क्योंकि जो मुद्रा थी उसका भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बच्चों स्थान होता है। वस्तु विनिमय से प्रारंभ होने के बाद सिक्कों के चलन तक की जानकारी आपको इस चैप्टर के माध्यम से प्राप्त हुई है। आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आए हैं इस चैप्टर में, जो आपको जो परीक्षा की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो जिससे आप अच्छे से अध्ययन करेंगे ऐसा मेरा मानना है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। आगे भी हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से अध्ययन करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए
धन्यवाद। आपको लिंक इसका भेजा जा रहा है, आप उसको लिंक को देखकर उसका अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।